Hello everyone, welcome to our channel Let's Study Economics. Today we are going to learn Business Economics Unit 3 Production of the BCom first year, which includes production and its factors, production function, law of variable proportion, return to scale, and conclusion. So guys, first we go to discuss about production and its factors. In that we discuss what is the production and what are its factors and what are the income we earn through the factors of production. So let's go through it. हेलो गाइस, हमारे कंटेंट का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प होगी. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्शन एंड इट्स फैक्टर्स. प्रोडक्शन का सबसे सिंपल मीनिंग है किसी चीज़ को उगाना या बनाना. प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ समथिंग. प्रोडक्शन इज़ द कन्वर्सन प्रोसेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड तक कन्वर्ट करने का काम प्रोडक्शन का होता है. सपोज अगर आप क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें क्लॉथ, बटन एट्सेट्रा की नीड होती है. सो ये क्लॉथ, बटन एट्सेट्रा जो है वो रॉ मटेरियल्स है. इन्हें फिनिश्ड गुड्स तक का कन्वर्ट करने का काम प्रोडक्शन का होता है. देन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. Two process of production are factors of production and production of goods and services. Factors of production के अंदर इनपुट फैक्टर्स आते हैं जिनमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस इंक्लूड होते हैं. देन आउटपुट फैक्टर्स के अंदर कार, टीवी, फोन्स, कंप्यूटर्स, फूड एंड ड्रिंक्स हाउसेस आते हैं जो ह्यूमन यूजेस चीज़ें होती हैं. Then it is the conversion process where physical input and converted into physical output. इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम प्रोडक्शन का होता है. इसके बाद आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इनपुट फैक्टर्स भी कह सकते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग है प्रोडक्शन में यूज़ होने वाली चीज़ें या फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसे कहते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस को कॉपरेट करने वाले फैक्टर्स जो शामिल होते हैं उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिफाइंड एज द इनपुट्स रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू डेवलप प्रोडक्ट, गुड और सर्विसेज. There are four factors of production: land, labor, enterprises and capital. Then first is land. Land किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें सबसे पहले लैंड की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, नेचर रिसोर्सेज, लैंड, इनलैंड एंड किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप में लाने के लिए सबसे पहले जो हमें नीड होती है वो है नेट, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. ये सारी चीज़ें इनपुट फैक्टर्स के अंदर आती हैं. देन इसके बाद है लेबर. लेबर में हमारे पास लेबर इज़ द डिफाइंड एज द ह्यूमन रिसोर्सेज और इंडिविजुअल involved in developing the product. For example, constructions worker, project manager, programmer, data analyst etc. इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बिजनेस में सेकेंड पॉइंट होता है, जो मेन टॉपिक है. देन इसके बाद आता है आपका कैपिटल. कैपिटल इन इकोनॉमिक टर्म कैपिटल इज़ रिफर्ड टू मनी. सबसे पहले अगर हम बिज़नेस की बात करें तो यहाँ हम नॉर्मली वर्ड में बोलते हैं कैपिटल मतलब मनी, बट बिज़नेस में अगर देखा जाए तो कैपिटल का मतलब मनी नहीं होता. कैपिटल का मतलब होता है आपके बिज़नेस के अंदर में आने वाले मटेरियल्स, आइटम्स. एग्जाम्पल फॉर कैपिटल इन प्रोडक्शन: मशीनरी, infrastructures and vehicles. Vehicles for official use, not private use.
हमारे कंपनी के अंदर इंक्लूड होती हैं, जो हमारे मशीनरी, व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मैन मेड आइटम्स। मैन मेड आइटम्स को हम इसमें कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद है इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस सबसे आसान तरीका है इसे, जो बोलते हैं रिस्क टेकर, जो जोखिम उठाता है, जो कंपनी का ओनर होता है, इसे बोलते हैं हम इंटरप्राइजेस। और इनके अंदर बहुत सारे चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। फिर इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव वेलफेयर्स एज मोर कमोडिटीज मीन मोर यूटिलिटी। मतलब अधिक वस्तुओं का अर्थ अधिक उपयोगिता। जितनी अधिक हमारे पास, जितनी ज़्यादा हमारे पास कमोडिटीज होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी यूटिलिटी होगी। देन सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इनकम विच डेवलप्स द इकोनॉमी। इकोनॉमी को डेवलप करने वाली समझ और इनकम में हेल्प करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन क्रिएटिंग वैल्यू बाय अप्लाइंग लेबर ऑन लैंड एंड कैपिटल। ये लैंड एंड कैपिटल पर अप्लाई करके वैल्यू क्रिएट करने वाले में हेल्प करती है। देन फोर्थ पॉइंट इज विथआउट लैंड, लेबर और कैपिटल द नेशन वुड नॉट हैव गुड इकोनॉमी। लैंड, लेबर और कैपिटल के बिना राष्ट्र की इकोनॉमी अच्छी नहीं होती। जब तक आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल नहीं है, तब तक आपकी जो राष्ट्र की इकोनॉमी है वो ठीक तरीके से नहीं होगी। देन फैक्टर्स इनकम। फैक्टर्स इनकम में that the four factors of production give us land, labor, capital and enterprises give us rent, wages, interest and profits respectively. Land gives us rent, labor gives us wages, capital gives us interest and enterprises gives us profit. Then our second topic is production function. Our next topic is law of variable proportion. Law of variable proportion, also known as returns to factor or law of diminishing product. Meaning, it states that the short-run period concept, where production can be held with fixed and variable factors and keep other inputs fixed. TP initially increases at an increasing rate, then decreases at a diminishing rate, and finally negative at a negative rate. This concept is known as the law of variable proportion. So, what does this definition basically mean? It means that when we apply a variable factor, for example labor, to a given quantity of a fixed factor, for example land, initially our MP and AP both will increase, but eventually both will fall, due to which our TP will increase at an increasing rate initially, but eventually it will increase at a diminishing rate. Here are the assumptions to this law. First, it is based on short-run period concept. Second, fixed factors remain constant. Third, variable factors are combined with fixed factors. Fourth, this law applies on production. Fifth, technology remains constant. Sixth and last, all variable factors are equally efficient. So, moving ahead to the most important part, where we will studying the three stages with the help of diagram and schedule. Here are the three phases. First phase, increasing returns to factor. Second phase, diminishing returns to factor. And the third phase, negative returns to factor. Here is the schedule. You can see when labor was 1, total product was 10 units. When labor becomes 2, total product becomes 30 unit, and so on. Here is the diagram to this schedule. You can see, and here is the explanation to this diagram. In phase 1, between O to Q, you can see in this diagram, TP increases at increasing rate and MP also increases. In phase 2, between Q to M,
Here Q2M. TP increases at decreasing rate and MP falls. This phase ends when MP becomes 0 and TP reaches its maximum point. Here. In phase 3, beyond point M, TP start decreasing and MP not only falls but also becomes negative. Here. So, this is law of variable proportion is all about. Now, the last topic is the return to scale, that is long run production, in which fixed factor is also changed according to the situation. The variable factor is changed. Okay, what is the return to scale? Return to scale is the long run production function. It refers to the change in output when all the factors of input are changed simultaneously in the same ratio in long run production process. So रिटर्न टू स्केल क्या होता है? रिटर्न टू स्केल एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जिसका मतलब है कि अगर आउटपुट में चेंज आएगा व्हेन द ऑल फैक्टर्स ऑफ इनपुट आर चेंज्ड, जब सारे इनपुट चेंज होंगे तो आउटपुट में भी चेंज आएगा इन द सेम रेशियो इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्रोसेस. और ये वाटसन ने भी कहा है रिटर्न टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वेरिड इन सेम प्रपोर्शन एंड इट इज़ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट. We read again, return to scale relates to the behavior of total output. Return to scale behavior relates to the total output as all inputs are varied in same proportion and it is a long run concept. Okay, then there are the three stages of law of return to scale: increasing return to scale, then constant return to scale, then there is the diminishing returns to scale. Okay, so we discuss about that one by one. First is the increasing returns to scale. When the proportion increase in total output, so when the proportion increase in total output is more than the proportion in increase in input, is known as increasing return to scale. ओके, जब प्रोपोर्शन इंक्रीज़ होता है टोटल आउटपुट में तो वो ज़्यादा होता है, जो प्रोपोर्शन इंक्रीज़ होता है इनपुट में, तो उसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं. Increase RTS occurs mainly due to the economies of large scale production. Here RTS is return to scale and the economies refers to the benefits due to large scale of production. Economics are the benefits, for example technology, machinery, these are, and the basic facilities, infrastructure facilities, these are all are come under the economies. There are the two types of economics in economies: internal economies and external economies. Which is available to firm is the internal economies, and external economies is shared by all firms in an industry. Next is the constant return to the factors, the second one. When the proportion increases in total output, when the proportion increase in total output is equal to the proportionate increase in input. Here increase in total output is equal to the proportionate increase in input, and so this one is known as constant return to scale. Now the constant return to scale operates after the firm has achieved the point of optimum capacity. Now the third one is the diminishing return to scale. When the proportionate increase in total output, when the proportionate increase in total output is less than to scale. Decreased return to scale occurs mainly due to diseconomies of large scale. So what is diseconomies? Diseconomies means that a firm has grown so large that it become difficult to manage it. There are the two types of diseconomies: internal and external diseconomies. With internal diseconomies is that in which the firm has suffered. External diseconomies is that which is suffered by all firms in an industry. Now this one is the schedule. Here output is increasing one by one. There if the in 1 2 3 4 5 6 7 8, then if the land, see here land is the fixed factor, is also increases.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Here labor is also increases, that is variable factor, TPP, MPP. Here increasing return to scale, then constant return to scale, then diminishing return to scale. So it is a graphical representation of schedule. Then this is the y-axis, and in the x-axis output is given, and in the y-axis is marginal physical product is denoted. Then from the bottom to top it is the increasing RTS, that is increasing return to scale. Then straight line is the constant return to scale. Then the top to bottom, that is the diminishing return to the scale, and this line will be the MPP, that is marginal physical product. Okay, what is the difference between long run and the short run production? The meaning, it a return to scale, that is long run, it refers to a change in output when all factors input are changed simultaneously in the same ratio in long run production process. Return to factor, it refers to the change in one output and remaining factors will remain constant in the short run production process. It is a long run period concept, and it is a short run period concept. It will be classified into three: increasing return to scale, constant return to scale, diminishing returns to scale. And it will be classified into three: increasing return to factor, diminishing return to factor, and negative return to factor. And this one is a conclusion. Economists often think that most production activity should be able to attain constant return to scale. यहाँ पे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एबल रहती है अटेंड करने के लिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वाले फैक्टर को. रीज़न ये है कि प्रोडक्शन कैन बी एडजस्टेड बाय सिंपली रिप्लिकेटिंग एग्जिस्टिंग प्लांट्स ओवर एंड ओवर अगेन. कि प्रोडक्शन को मैनेज किया जा सकता है. देन द प्रोड्यूसर विल सिंपली मल्टीप्लाइंग बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स बाय द सेम नंबर. और प्रोड्यूसर्स मल्टीप्लाई करते हैं इनपुट और आउटपुट्स को इस सेम नंबर से. इन सच अ केस यू विल ऑब्जर्व कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल फॉर एनी लेवल ऑफ इनपुट. तो हम किसी भी लेवल के लेवल ऑफ आउटपुट के लिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को ऑब्जर्व करेंगे. सो गाइस, वी होप कि हमने ये जो स्लाइड्स आपको प्रेजेंट किए वो आपको अच्छे से समझ आई हो.